हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस हैं और ये 9 मई को रिटायर्ड होने वाले हैं। ताशी रबिस्तान की रिटायरमेंट के बाद अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। इस बदलाव से जुडिशियल एरियाज में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान सामने आया है और इससे पहले ताशी रबिस्तान थे, जिनका कार्यकाल काफ़ी खूबसूरत रहा। हालांकि करंट में वही हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद जो नाम सामने आया है वो अरुण पल्ली का नाम सामने आया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था और अब इनके नाम के आने के बाद ख़ास तौर पर पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, तो उनका कार्यकाल देखने के बाद अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किया जाना काफ़ी शुभ माना जा रहा है। सीधा जम्मू का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ मज़ीद जानकारी के लिए साथ मौजूद हैं। ख्वाहिश, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के बाद अब अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, क्या कुछ है इस हवाले से मज़ीद जानकारी? बिल्कुल, हमें देखिए ताशी रबिस्तान जो है वो 9 मई को रिटायर हो रहे हैं। उससे ठीक पहले जो है नए चीफ जस्टिस का जो है चयन कर दिया गया है और अरुण पल्ली जो है वो नए चीफ जस्टिस होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के। साफ तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास ये होता रहने वाला है। इससे पहले वो पंजाब में अभी इस तरह से अपनी सेवाएं दे रही हैं, जम्मू कश्मीर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नए चीफ जस्टिस के बाद जो है उनके तरीके से जिस तरह से उनका अपना पुराना एक्सपीरियंस रहा है वो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को के साथ यहाँ पर कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और अगर हम ताशी रबिस्तान का टेन्योर भी देखें, वो बेहतरीन टेन्योर उनका गया है। आपको कई सारे उन्होंने इस बीच में जो है वो अहम डिसीजन लिए हैं और अगर हम कहें कि लॉ एंड जुडिशरी को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत अपने आप कहते हैं एक्टिवनेस जो है दिखाई है। उम्मीद ऐसे ही करेंगे कि अरुण पल्ली भी जो है वो भी इस तरह का ही आगे कंटिन्यू रखेंगे अपना वर्क और जैसे ही वो कार्यभार संभालेंगे तो उसके बाद से जो है और न्याय प्रक्रिया जो है वो अच्छी हो, दुरुस्त हो। बड़े सारे पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट में, वो जल्दी से जल्दी उनको निपटारे हों, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को ही परेशानी आती है कि कई केस कई सालों से चल रहे हैं लेकिन वो उनको खत्म नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो इस चीज पर तमाम जजों को जो है वो इस चीज के लिए प्रेरित करें कि जो केसेस है वो उसका जल्दी जल्दी निपटारा हो, लंबे न खींचे और लोगों को इसकी राहत मिले। क्योंकि हर दिन जो है वो कई केस जो है रजिस्टर होते हैं, ऐसे लगातार जो है वो आप कह सकते हैं कि बर्डन कोर्ट अलग अलग कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट है या फिर जो हमारे बड़े कोर्ट है उस पर पड़ता रहता है। तो ऐसे में जल्दी केसों का निपटारा होगा तो लोगों को तारीखें भी जल्दी मिलेंगी और जल्दी डिसीजन भी जो है वो मिलेंगे। तो अब नए जब आएंगे चीफ जस्टिस, यकीनन भी यही उम्मीद लोगों की रहेगी। ओवरऑल ये जो उनका रिकमेंडेशन था जिस तरह से या फिर उनको जो फाइनलाइज किया गया, यकीनन बहुत सोच समझ के फाइनलाइज किया गया है। और हमारे जो नेबरिंग जो स्टेट है पंजाब में, वहां पर वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे थे तो उनका एक्सपीरियंस काफी काम आएगा और यहाँ पर आगे वो हमें जो है आगे इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी खूबसूरत होगा और यहाँ पे यकीनन उनके लिए बहुत बेहतर तरीके से उनका काम दिखेगा। सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस जो रबिस्तान थे इससे पहले उनके जो कार्यकाल रहे हैं वो कैसे रहे हैं? उसके साथ साथ जस्टिस ताबिश रबिस्तान के बाद जब ये बन करके सामने आएंगे और 9 तारीख के बाद ये जिम्मेदारी संभालेंगे तो इससे पहले जहां जहां इन्होंने खिदमत अंजाम दी है, क्या वहां की रिपोर्ट सामने आई है? किस तरह की रिपोर्ट रही इनकी? देखिए अभी तक तो इस तरह का कोई डाटा एनालिसिस सामने तो नहीं आया, लेकिन ओवरऑल इस तरह से चीजें सामने आती है और इस तरह से उसकी एक्टिवनेस दिखती है। कभी वो उधमपुर जा रहे हैं, कभी वो कठुआ जा रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, वहाँ की कोर्ट को जो है वो देख रहे हैं, वहाँ पे जो कमी पेशी है या जो जरूरत की चीजें हैं या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर को लिए जो चीजें जरूरत के अकॉर्डिंग आती हैं उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो वो भी उनका रहा है क्योंकि
बतौर चीफ जस्टिस उनको जो है पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो देखना होता है, और ताशीर अबस्तान ने भी वही काम किया है। ओवरऑल जो है वो अभी की परफॉर्मेंसेस जिस तरह से देखी जाए अलग अलग तरीके से, सबने उनको सराहा ही है, और कहीं से भी किसी तरह कोई आलोचना जो है वो देखने को सामने नहीं आई। बड़ी बात है, ताशीर अबस्तान और अरुण पाली दोनों का कार्यकाल काफी खूबसूरत रहा और यकीन तारीफें भी मिली है, क्योंकि इनके कार्यकाल काफी बड़े रहे हैं और काफी लंबे इलाके तक, और इन्होंने जो मसले को हल किया है बरसों से पड़े हुए, उन मसलों को क्विक खत्म करने की कोशिश की है, चाहे वो लोक अदालत के जरिए हो या दूसरे तमाम तर मामला लगातार आपके जरिए हमने लोगों को दिखाया। ख्वाहिश आपसे समझने की कोशिश करेंगे अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में, हालांकि आपने इससे पहले कई मरतबा हमें दिखाया कि किस तरीके से लोक अदालत कायम किया गया, मामले का निपटारा किया गया अलग अलग जजेस के बेंच के जरिए। अब अभी फिलहाल केसों की तादाद, केसों के पेंडिंग पड़े हुए मामलात अभी भी कितने हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अरुण पल्ली को क्या जिम्मेदारियां और कितने बड़े चैलेंजेस उनको देखने को मिलेंगे। आमिर, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी भी ये हजारों हैं। आप क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, लद्दाख भी हमारे साथ जुड़ता है, तो बहुत ज्यादा केसेस हैं, पेंडिंग हैं, कई लंबे वक्त से चल रहे हैं। कोई दलीलों की वजह से, कोई गवाहों की वजह से, कोई अन्य किसी वजह से रिपोर्ट सब टाइप की फाइल नहीं है। और बड़ी बात है कि अगर एक कोर्ट से केस खत्म होता है तो लोग उसको दूसरे कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी केसी केसेस हैं कि जो आप कंटिन्यू कोर्ट दर कोर्ट जो है वो घूमते रहते हैं। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उसको एक कोर्ट से अगर फैसला उसको न्याय नहीं मिला तो वो उसके ऊपर के कोर्ट में जाएगा, फिर ऐसे ऊपर कोर्ट के लोअर लेवल की बात करें तो लगभग 28 कोर्ट हैं। उसके अलावा फिर हाई कोर्ट के जुडिक्शन आ जाती है, हाई कोर्ट के कोर्ट आ जाते हैं, तो बहुत एक लंबा है। तो ऐसे में वो इन नंबर में जो हजारों में केस है, ऐसे में वो केस भी हैं जो कंटिन्यू एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जो है वो चल रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें जो सिविल केसेस हैं उनकी बहुत ज्यादा तादाद है। अगर हम पैरेलल क्रिमिनल केसेस की बात करें तो सिविल केसेस भी बहुत ज्यादा है, फैमिली डिस्प्यूट है, कोई शादी से जुड़ा हुआ कोई मसला है, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला है, बहुत सारे केसेस हैं तो वो भी चल रहे हैं। ओवरऑल बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, हजारों में ये आंकड़ा जा रहा है, तो जल्दी जल्दी में खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे ऐसे केस होते हैं जो छोटी छोटी चीजों की वजह से अटके रहते हैं, और तारीखों पे तारीखें जो है वो पड़ती रहती हैं, लोगों को समन जारी होते हैं, लोग पेश नहीं होते हैं, फिर उनके लिए वारंट निकलते हैं, फिर वारंट जाके वो बेल ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू केस चलते रहते हैं। तो ये केसेस जो है वो बहुत लंबे रहते हैं और कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम करते हैं और टाइम खाते भी हैं। ऐसे में नए केसेस के लिए वक्त नहीं मिलता है, उनको भी तारीखें जो है लंबी मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट केसेस में कि जो जल्द से जल्द जो है वो फैसले कोर्ट सुनाए, लंबे ना कीजिए। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कई सारे केसेस को जल्द जो है निपटारा कर दिया जाता है, कई सारे अहम केसेस हमने देखे भी है। पैरेलली इसके साथ ही कई सारे और कोर्ट भी हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीबीआई का कोर्ट भी है जम्मू हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट में, और दूसरे कोर्ट भी हैं एक नारकोटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। तो विभिन्न कोर्ट हैं और अलग अलग जजेस बैठते हैं, केस की बहुत लंबी तादाद है और हर दिन जो है केस की नए रजिस्टर होती भी जाती है। ऐसे में जजों की नियुक्ति जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा रहे, क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं कि जजों समय पर नहीं होती, जिस कारण जो है वो भी केसेस बड़े लंबे समय तक चले जाते हैं। ऐसे में कई केसेस हमने ये भी देखे हैं कि जजेस जो है वो ट्रेनिंग के लिए गए होते हैं 3-3, 4-4 महीने के लिए इन बिटवीन, तो उनके पास केसेस होते हैं वो लंबे लटक जाते हैं, तो उनके भी आप वो केसेस किसी और को ट्रांसफर कर दिए जाए, ये भी प्रावधान होना चाहिए, सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि लोग सफर करते हैं ऑल इन ऑल। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है, और बड़ी बात है कि अरुण पाली को ये देखना होगा कि जो नियुक्ति है वो समय समय पर जो कोर्ट के जजेस है वो होती रहे, तो इसमें विलंब ना हो, और जो केस है उनके निपटारे जल्दी करे, जिसके पास चाहे वो चार्जशीट जल्दी आ जाती है या फिर तमाम तथ्य जो है इन्वेस्टिगेशन वो पूरी हो जाती है या फिर गवाहियां पूरी हो जाती हैं। ऐसे में ऐसे केसेस के जल्दी निपटारे हो जाए ताकि वो केस क्लोज हो और नए केसेस की तरफ जो है किया जाए। अभी के समय लोक अदालतें भी लगाई जा रही है ताकि लोगों के दो स्टेप तक जो है वो फायदे मिल सके और जल्दी निपटारा हो सके, उसका काफी बेनिफिट भी मिला है। लेकिन ओवरऑल अभी बहुत कुछ करना जरूरी है जुडिशरी में, जिसको लेकर अभी जो है वो कामकाज किया भी जा रहा है और आगे भी काम जारी रहेगा। बड़ी बात यह है कि लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा और यकीनन अरुण पल्ली साहब इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर तरीके से देख भी पाएंगे। शुक्रिया खुश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर मालूमात के लिए। तो अब ताशीर अबस्तान की जगह अरुण पल्ली साहब होंगे और जम्मू कश्मीर लद्दाख
हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। उधर वक्फ तरमीमी बिल 2025 को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी, जिससे ये नया कानून बन गया है और ये बिल दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका था। इस तरमीमी बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। मुखालिफत के बावजूद सरकार ने इसे दोनों ऐवानों में पास करा करके सदर जमहूरिया से मंजूरी दिलवा दी और इसके बाद यह कानून बन गया। अपोजिशन और मुस्लिम तंजीमें इसे गैर आईनी बता रही हैं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम तंजीमें इस पर क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान किया है और कहा है कि इस बिल की वापसी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इमरान शाह ने अनंतनाग के सरनाल, कादीपुरा और अंजवोला इलाके में दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्तलिफ अवामी वफूद से बातचीत की, डेलीगेशन से मुलाकात की। पार्टी कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम को ज़मीनी लेवल पर ले जाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ करने की अपील की। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के आगामी और जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपल काउंसिल और पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां करने पर जोर दिया। इसी के साथ साथ संसद में हाल ही में पास हुए वक्फ तरमीमी बिल की कड़ी अल्फाज में मजम्मत की। जो यहाँ के वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला साहब, उनका भी अपना जुरिडिक्शन है, अपनी लिमिट्स है। अगर ये बोल रहे हैं कि हमने पार नहीं किया, लेकिन इनका भी अपना है, तो उनको सोचना चाहिए कि एक वज़ीर आला है यहाँ पे। इससे पहले भी एक वायलेशन हो गई जब ऑनरेबल जो वज़ीर आला है यहाँ पे वो उमरा गए थे, उस टाइम भी उन्होंने ऐसा ही किया और आज दोबारा वही दोहराया उन्होंने, तो ये गलत बात है। इनको एक प्रोटोकॉल है, वज़ीर आला है यहाँ पे, यूटी है, हम मानते हैं यूटी है, तो इंशाल्लाह स्टेट भी बन जाएगी, तो फिर देखा जाएगा। तो अभी हमारा जो मौक़िफ़ है, हम इस पे कायम है कि इन्होंने गलत किया है। बीजेपी आज अपना फाउंडेशन डे मना रही है। इसी कड़ी में शोपियां जिले के सर्किट हाउस में भी बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था। इस बीच में पार्टी कारकुनान ने पार्टी का झंडा फहराया। जिला सदर राजा वसीम ने सभी से खिताब भी किया और इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। वहीं उन्होंने नए वक्फ कानून की तारीफ की। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बीजेपी फाउंडेशन डे की तैयारियां चल रही है। उस हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इस प्रोग्राम में हाल ही में पारित हुआ सदनों से वक्फ तरमीमी बिल, इस पे चर्चा की जा रही है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ साथ वक्फ तरमीमी बिल के ऊपर बीजेपी के कारकुनान और लीडरान अपने खिताब में लोगों को इसकी तफसीली जानकारी दे रहे हैं, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि यह कानून लोगों की भलाई के लिए है। दूसरी तरफ फाउंडेशन डे के मौके पर बीजेपी की सियासी जो बुनियाद है, वजूहात है, उन तमाम तर चीज़ों पर जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी देश भर के कार्यकर्ताओं को हमारे 45वीं फाउंडेशन डे पे, 45th फाउंडेशन डे पे सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने यहाँ के गरीबों को इज्जत दी। मैं खासतौर पर अगर बात शोपियान की करूं, शोपियान के हमारे नौजवानों को इन रीजनल पार्टीज ने कबरबूस किया था, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके हाथ में कलम दिया, उनके हाथ में बैट दिया, उनके हाथ में बॉल दी, फुटबॉल दी, कहा कि आप देश को रिप्रेजेंट करिए, आपको कोई कबरबूस नहीं कर सकता। अब हम लोगों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यहाँ इतना लोग आया था। भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ जो भी किया है ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और क्या यहाँ जो आज गरीबों को चावल मिल रहा है, बीपीएल, अंत्योदय, जो चावल मिल रहा है आज, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है यहाँ लोगों को। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, ये गरीबों का पार्टी है। लाखों बच्चों को एजुकेट करने के लिए 2004 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान। मरकजी हुकूमत ने 6 से 14 साल के लाखों स्टूडेंट्स को मुफ्त एजुकेशन फराहम कराने के लिए इस पहल की शुरुआत की थी, लेकिन बडगाम की खान साहब तहसील में यह मुहिम फैलती और फलती नजर आ रही है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट बुनियादी ढांचा फराहम करने में यहाँ पे नाकाम है और यही वजह है कि ये मिशन नाकाम होता जा रहा है। स्कूल प्राइवेट स्कूल में चल रहे हैं। मुकामी लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मिशन को ज़मीनी लेवल पर लागू करने में नाकाम रही है और खोखले वादों ने पेरेंट्स को धोखा दिया है। इंतजामिया से इस मुद्दे पर आगे बढ़ने और स्कूल को सभी सहूलत के साथ बिल्डिंग की फराहमी पर जोर देने की अपील की गई है।
तो सवाल है, ये परंपरा तो पिछले 30 सालों से ये जारी बस आ रही है। बहुत सारे खारी यार इलाके की बात नहीं करेंगे, पूरी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे फार फ्लंग एरियाज है, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हेड क्वार्टर्स है, तहसील हेड क्वार्टर्स हैं, जहाँ पे रेंटेड बिल्डिंग्स में बच्चों को तालीम दी जाती है। सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तब जाके क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। इतना ही नहीं, आप हमें अंदाज़ा नहीं, जब हम रेंटेड बिल्डिंग में जाते हैं हमें वहाँ से अंदाज़ा नहीं होता ये बच्चे पढ़ने आए या खेलने आए या कहाँ भी, ये किसी गटर में है, स्कूल में है। तो दिस इज़ टोटली, ये हमारे बच्चों के साथ एक नाइंसाफ़ी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ही ऐसा है जहाँ से ये कहता है ना कि सोनार के पास ही सोना, मतलब अच्छी दिशा में जाता है। तो एजुकेशन एक माँ बाप के बाद एक इदारा जो है, जो इंसान को आला मयार अखलाकियात को पे बात करनी हो किसी भी जगह समाज में, अगर किसी भी जगह पे एक बच्चे को खड़ा होना, सबसे पहले अपने माँ बाप के बाद एक एजुकेशन इदारा ही ऐसा है जहाँ से बच्चा आगे जाके मतलब अपने कौम का, अपने वतन का, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकता है ना। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत बड़ा है। लेकिन कहने की बात अलग होती है, अमलाने की बात अलग होती है। अगर हम ये चाहते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि हम 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, उनके लिए हम जो भी उनको मटेरियल चाहिए एजुकेशन के बारे में, इवन देन कंप्यूटर्स, बुक्स, हम उनको फ्री में देंगे। उतना ही नहीं, जहाँ पर हम उनके लिए स्कूल बनाएंगे, जहाँ वो पढ़ेंगे वो भी हम बनाएंगे, ग्राउंड लेवल पर स्कूल बनाएंगे। और साथ में ये वाटर ड्रिंक प्रोग्राम जो है उसके लिए हम इंतज़ाम करेंगे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम उसका भी इंतज़ाम हमने किया है। और साथ ही टॉयलेट, इसका भी उन्होंने अपने प्रोग्राम में इसको अमलाने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं, इसमें इनको 206 मिलियन बच्चे लेने थे। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और पर्टिकुलर इसमें हमारी निगाहें, यानी गवर्नमेंट की निगाहें बच्चों की तरफ है। देवसर के एमएलए पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने आज कुलगाम जिले के कीलम में हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी की ज़ियारत शरीफ का दौरा किया। चल रहे उर्स की सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान शाह ने ज़मीनी स्तर पर तैयारियों का मुआयना किया। मुकामी लोग अफसरान से बातचीत की ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उर्स में किसी तरह की अक़ीदतमंदों को परेशानी का सामना न हो। उन्होंने दरगाह के मजहबी और सकाफती अहमियत पर भी रोशनी डाली। के अपने ये जो भाई यहाँ रहने वाले, इनको और इस इलाके के जितने भी लोग जो यहाँ ज़ियारत पे आ रहे हैं, अपनी हाज़िरी दे रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़ियारत है। यहाँ हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद हमदानी ने 40 दिन यहाँ पर रुके हैं। वो उन्हीं के हाथ से यहाँ पर ये ज़ियारत, ये मस्जिद शरीफ का तामीर स्टार्ट हुआ था। ये काफ़ी पुरानी ज़ियारत है। और हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद हमदानी जहाँ पर रुके हो तो आप खुद समझोगे कि ये कितनी अजीम जगह है यहाँ पर। शोपियां जिले के हैदरगुंड जनापुरा के एक नौजवान दानिश हमीद मीर ने नशा मुक्त कश्मीर के लिए सोलो रन की शुरुआत की है। वादी में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दानिश हमीद मीर अपने गांव हैदरगुंड पहुंचे और गांव पहुंचने पर उनका जोरदार इस्तकबाल भी हुआ। इस अहम मौके पर और ख़ास बनाते हुए एमएलए शौकत हुसैन गनी और डीडीसी मेंबर एजाज अहमद मीर दानिश के घर पहुंचे, उनको मुबारकबाद पेश की। उन्हें एजाज से भी सरफराज किया गया, यानी उन्हें इनामात दिए गए। हमारे इलाके को प्राउड फील करा है, हमें फील प्राउड हुआ है और हमें उम्मीद है जो उसने मिशन को लेके चला है, ये कि ड्रग्स से दूर रहना है, अपने इलाके को दूर रखना है। आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दानिश इलाके के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा और उन बच्चों के लिए जो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं वो वहां से वापस आएंगे और दानिश की तरह से एथलीट या और खेल कूद में हिस्सा लेंगे, ड्रग्स से दूर रहेंगे। देखिए, हम तो शुक्रगुजार है आर्मी के भी और पुलिस के भी, खासकर पुलिस ने जिस तरह से इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और आर्मी ने जिस तरह से स्पॉन्सर किया है, बिल्कुल बिल्कुल सबने कोऑपरेशन की है। देखिए, ये खुद एक मैसेज है उनके लिए। बिल्कुल सही। आज आप कैमरा लगा के, आज आप माइक लगा के और इतने लोग इसके पीछे पीछे आ रहे हैं, ये उन नौजवानों के लिए खुद एक मिसाल है। बिल्कुल। कि जो ड्रग की ओर जा रहे हैं या किसी और लेजीनेस जिनमें आ गई है या कुछ और बातें जो वो कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो नौजवान है ये उनके लिए एक मैसेज है, एक मिसाल है कि इस नौजवान ने अपना जो सफ़र शुरू किया है, ये उनके लिए एक गोल है, एक मैसेज है कि आप भी किसी न किसी फील्ड में अपना नाम कमा सकते हो।
राजौरी जिले के बलिदान स्तंभ पर एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत संघर्ष ऑर्गेनाइजेशंस ने की थी। इस दौरान राजौरी जिले पर एक किताब का इजरा किया गया और बताया गया कि किताब में राजौरी की आज़ादी की पूरी कहानी लिखी गई है। इस बुक में राजौरी की आज़ादी की लड़ाई में साथ देने वाले लोगों की कहानी मौजूद है। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी देखी गई। इसके पीछे बहुत बड़ी एक घटना है। जब पूरा देश हमारा आज़ाद हुआ और 6 महीने हमारा राजौरी पाकिस्तानी सेना जो कॉलियों की शक्ल में आई और उसने यहाँ पर हमले किए, उन हमलों में लगभग 30,000 से अधिक हमारे देशभक्तों ने शहादत दी। उनकी याद में हम राजौरी डे मनाते हैं। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर संघर्ष सिविक मूवमेंट, जिन्होंने एक प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर ये जो प्रोफाइल रिलीज की, जिसमें राजौरी डे के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, किस तरह से ये कार्यक्रम हफ्ता भर में करना है, उस प्रोफाइल को आज रिलीज किया गया, जिसमें हमारे माननीय अधिकारी हरदेव जी रहे, प्रिंसिपल राकेश गुप्ता जी रहे, संघर्ष की टीम कनव बड़ियाल जी इनके साथी रहे, जिन्होंने बड़े जोर शोर के साथ इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर रखा। हमारी बहनें भी रही। हमें आशा है कि ये जो हफ्ता भर का ये जो कार्यक्रम चलना है, इसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लें। 2015 राजौरी डे संघर्ष सिविक मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और इस बार हर बार हम एक प्रयास करते थे और अपील करते थे एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से कि राजौरी डे जो है वो 13 अप्रैल वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह 15 अगस्त और 26 जनवरी है। क्योंकि अगर 13 अप्रैल नहीं होता हमारी ज़िंदगी में तो 15 अगस्त और 26 जनवरी की भी कोई रेलिवेंस नहीं होती हमारे लिए। तो हमारी अपील हुआ करती थी कि 13 अप्रैल 1948 को राजौरी ऑफिशियल इंडियन डोमिनियन और इंडियन सॉवरेनिटी का हिस्सा बना था, जिसके रिलेटेड हमने आज डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया कि किस तरह वो दौर था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, और किस तरह रेडर्स आए और किस तरह इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर में से रेडर्स को पहले वहां से वीड आउट किया और किस तरह यहाँ जंगल से होते हुए राजौरी में होते हुए ब्रिगेडियर युद्धनाथ जी का जो फाइनल ऑनस्लॉट था राजौरी के अंदर, और किस तरह 13 अप्रैल को राजौरी हिंदुस्तान का हिस्सा बना।